नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। आज हम संवाद कर रहे हैं राजस्थान के एडवोकेट जनरल साहब एनएम लोढ़ा जी से। लोढ़ा साहब, संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब भी एडवोकेट जनरल की बात आती है, जो वर्तमान में पिछले 10-20 साल से जितना हमने देखा, हमने समझा, लगता है कि केवल सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में है, उसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं दिखती। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या है एडवोकेट जनरल और एनएम लोढ़ा साहब क्या करेंगे? ये गलत बात है कि वह केवल सरकार का प्रतिनिधि है। वह न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है, परंतु उसका कर्तव्य दूसरा भी है। राज्य सरकार को कानूनी मुद्दों के अनुसार सही सलाह देना, और यदि किसी बात की गलती है राज्य सरकार में तो उसको दुरुस्त करने की सलाह देना, यह महाधिवक्ता का कर्तव्य है। और भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद 165 में उल्लेख है कि हर राज्य में एक महाधिवक्ता राज्य सरकार को सहयोग करने एवं सलाह देने के लिए होता है। लोढ़ा जी, ये बात तो विधिक तौर पर तो संविधान के अनुसार तो ठीक है, लेकिन जो भूमिका की, मैं वापस वही सवाल दोहराऊंगा, जो भूमिका अभी तक देखने को मिली वो सत्तारूढ़ पार्टी का एक तरीके से विधिक सेल जो होता है, उसके अलावा उसकी भूमिका वहां देखने को नहीं मिलती। संविधान के हिसाब से 177 की भी बात आती है, आपका एक डेजिग्नेशन, आपका विधानसभा में भी आपकी एक भूमिका हो सकती है। संविधान के हिसाब से जो भी कानून राज्य सरकार की तरफ से बनने हैं, विधानसभा में आने, उसमें आप लोगों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन ये देखने को नहीं मिलती। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं होता। अभी का उदाहरण है माल विधेयक जो आया, इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन जब बात आई विधिक पॉइंट की और उन सबकी, तो लगा नहीं कि जो राजस्थान का जो महाधिवक्ता कार्यालय है उसकी कोई भूमिका उस एक्ट को बनाने में रही होगी, इन सब के अंदर रही होगी। यह एक थिंकिंग बन रहा है। वास्तव में जब कभी भी विधेयक बनता है तो लॉ डिपार्टमेंट इसको एग्जामिन करता है और आवश्यकताओं के अनुसार महाधिवक्ता से राय भी ली जाती है। जैसे खाद्य विधेयक वाली आपने बात की है, इसका एक पक्ष आपने देखा, परंतु दूसरा पक्ष, इससे बिचौलियों की कमी होगी और जनता को उपलब्ध होने वाला खाद्य पदार्थ ठीक तरीके से सस्ते दाम में मिल सकेगा। एक मुद्दा और आता है, मैं शुरुआत में मुझे लगता है कि वो सवाल बनना चाहिए। सरकार बदलती है, एक संवैधानिक नियुक्ति है महाधिवक्ता की, ये राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर जानी जाती है। जब राज बदलता है तो क्या सरकार का पक्ष तो बदलता नहीं, सरकार सामान्यतः उसी पक्ष को रखती है, लेकिन व्यक्ति बदल दिए जाते हैं, पार्टी के विचार के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। इतनी बड़ी राजनीतिक, इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट बना देना ठीक मानते हैं? ये राजनीतिक पोस्ट नहीं है, परंतु जिस सरकार की जो विचारधारा है उसकी प्रतिरक्षा करना भी महाधिवक्ता का कर्तव्य है। लोढ़ा जी, कोर्ट के अंदर विचारधाराएं तो चलती नहीं, कोर्ट में तो संविधान और उसकी लाइनें हैं जिसके दरमियान, धाराओं के दरमियान सरकार को करना होता है, तो फिर विचार कहाँ आ गया? महाधिवक्ता केवल केस लड़ने के लिए नहीं होता है, नीति निर्धारण में और कानून बनाने में उसकी भूमिका होती है। इसलिए राज्य सरकार की उचित नीति क्या होनी चाहिए या उचित कानून कौन सा होना चाहिए, कई दफे इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, तो महाधिवक्ता बताता है कि कौन सा इंटरप्रिटेशन राइट है और कौन सा जनहित में है, उसका फायदा जनता को किस प्रकार होता है, इस बात को बताने के लिए भी महाधिवक्ता होता है। लोढ़ा जी, जो अभी की सरकार आप आए हैं, एक लंबा इतिहास पिछली सरकार का रहा, कोर्टों के अंदर विवाद, हर निर्णय के ऊपर विवाद, वो सारी चीजें अब आपके सामने आ रही है। कई घोटालों के मसले हैं, कई कानून के विषय हैं, कई नियुक्तियों के विषय हैं, सारी चीजें आपको करनी है। क्या आप बतौर सरकार के प्रतिनिधि, विधिक प्रतिनिधि, सरकार का कोई स्टैंड चेंज होने वाला है वहां, या जो पिछली सरकार कर गई उसी को एज इट इज फॉलो किया जाएगा? नहीं, यदि उसमें कानून के अनुसार सही है तो उसको डिफेंड करना चाहिए, उसके कंटिन्यू रखना चाहिए। परंतु कानून के अनुसार सही नहीं है या जो जनहित में नहीं है और कानून की परिधि के बाहर कोई काम हुआ है तो उसको रोकना भी और उसकी रोकने की सलाह देना भी महाधिवक्ता का कर्तव्य है। लोढ़ा जी, आप तो वरिष्ठ वकील हैं, पिछली सरकार में भी आप महाधिवक्ता रहे, वसुंधरा जी के में वापस आप सरकार आई, आप वापस पुनः बने, सीनियर मोस्ट आप एडवोकेट हैं बतौर प्रैक्टिशनर भी। आपकी अगर मैं प्राथमिकताएं पूछूं, क्या प्राथमिकताएं आपकी सरकार की तरफ से रहने वाली है, कोर्ट के अंदर आपके रहने वाली है बतौर महाधिवक्ता? कोर्ट में जो निर्णय होते हैं उसकी पालना होनी चाहिए,
यदि वो हाईएस्ट स्टेज तक पहुंच गया है, यदि उसकी फाइनलिटी हो गई है और यदि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो रिकॉल करने की एप्लीकेशन देनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये उद्देश्य बनाया है कि जो भी अवमानना वाद हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित की जाए। वास्तव में देखा जाए कभी किसी के न्यायालय की आदेश की अवहेलना करने की इच्छा नहीं होती है, परंतु कई दफे प्रोसीजरल कारण से लेट हो जाते हैं और जिसके पक्ष में फैसला हुआ है उसको फायदा नहीं होता है, तो वो अवमानना याचिका लगाता है। अवमानना याचिका की जब सर्विस होती है तो अधिकारी भी एकदम मानसिक तनाव में आता है। इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि अवमानना याचिकाएं जितनी भी है उनका मॉनिटरिंग किया जाए और जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण किया जाए। महाधिवक्ता महोदय का कहना है कि वो जो अवमानना के मामले हैं उनको प्राथमिकता पे लेंगे और न्यायालय में उन पक्षों को रख करके उसमें निर्णय कराएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इसी मुद्दे पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। रंगीले जोशीले सजीले, आज हमारी जो थीम है वो ये दिल है। लगता है मोहब्बत के आसार नजर आते हैं। काबू कर गया और इसका दिल में बन गया, आंखों में वो लाखों गया। आज से अंताक्षरी आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। प्रायोजक हैं एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट करोल बाग, न्यू दिल्ली। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। प्रदेश की हर खबर चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना है गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। एजुकेशन, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन में अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। जोधपुर की भाभीयों का दिखेगा नया अंदाज। ना जाओ जी, हमारा गीत कराओ जी। और होगी पूरे परिवार के साथ खूब मौज मस्ती। होम मिनिस्टर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। पावर्ड बाय घर में बने मसालों जैसे शुद्ध PCM मसाले। ब्रेक पर जाने से पहले
पहले लोढ़ा साहब का कहना था जो अवमानना के मामले हैं वो उनकी प्राथमिकता पे रहेंगे, उनका निस्तारण कराने के लिए प्रयास करेंगे। लोढ़ा जी, अवमानना के मामले जब भी आते हैं तो लगता है कहीं न कहीं कि सरकार न्यायालय के निर्णय का सम्मान नहीं करती, उनकी पालना नहीं करती। पीड़ित पक्ष एक लंबी लड़ाई लड़के न्याय में जीत के आया, उसके बावजूद उसे रिलीफ नहीं मिलती। ऐसा होता क्यों? क्या सरकार और कोर्ट के बीच में जो सेतु है महाधिवक्ता कार्यालय, क्या वो अपनी बात ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता? इसलिए हर मामले में अवमानना के याचिकाएं लगती है, निर्णय होते हैं, ये स्थितियां क्यों बनती है? सारे मामले महाधिवक्ता के पास आते नहीं है और जब कभी मालूम पड़ता है तो उसमें तत्परता रखी जाती है। वास्तव में इसमें जो डिले होता है उसका मूल कारण है प्रोसीजर तरीका, और उस प्रोसीजर में कुछ क्लरिकल वर्क भी होता है, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है और प्रोसीजर के कारण ही लेट होता है। इसमें कोई मेहनत ज्यादा किसी की नहीं होती। लोढ़ा जी, जो हालात आजकल देखने को मिल रहे हैं, कोई न कोई अधिकारी किसी न किसी न्यायालय में दिन में 1 या 2 बार उपस्थित होता, खुद के कार्यालयों में कम और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वार पे ज्यादा नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं जो महाधिवक्ता कार्यालय की जो भूमिका होनी चाहिए, उनकी जो टीम है, आपके पास तो बहुत अच्छी टीम है, इन सब के कारण से ये जो स्थितियां बन रही है कि अधिकारी खुद के कार्यालय के बजाय हाईकोर्ट में ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पालनाओं को लेकर के कुछ कमियां तो है। या तो सरकार जो न्यायालय का पक्ष है वो सरकार तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा, इसलिए ये हालात बन रहे हैं, कोर्ट को खुद को प्रोएक्टिव करके अधिकारियों को बुलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, साधारणतया सभी मामलों में ऐसी बात नहीं होती है। कुछ जनहित की जो याचिकाएं हैं उनमें कभी कभी ऐसी बात होती है कि न्यायालय की बात पूरी कम्युनिकेट नहीं हो, या न्यायालय जो चाहता है वो उसी समय में निस्तारित नहीं किया जा सकता। के मामलों में मुआवजा का मामला, गरीब आदमी है बेचारा, कहीं गांव से निकल करके आया, नहीं दिया न्यायालय को, आखिरकार उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है, बच्चा खो गया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आना पड़ता है। ये हालात रोज देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल्स है, वास्तव में इसका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज आता नहीं है 1% से ज्यादा भी नहीं। वो मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो ये दर बड़ी है, जिस तरीके से न्यायालय को मजबूर होना पड़ता है अधिकारियों को बुलाने के लिए, ये स्थितियां तो तभी सुधर सकती है जबकि न्यायालय के निर्णयों का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन सरकार के पास पहुंचे, न्यायालय की मंशा ठीक ढंग से सरकार के पास पहुंचे, तो उसकी पालना हो जाएगी और ये स्थितियां देखने को नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, प्राथमिकता है कि न्यायालय के जो आदेश है उनकी पालना जल्दी से जल्दी की जाए। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये प्राथमिकता रखी है, ताकि प्रशासनिक अधिकारी को न्यायालय में नहीं आना पड़े, न्यायालय को अपनी कोई नाराजगी जाहिर करने की स्थिति पैदा नहीं हो। इसके अलावा एक जो मुद्दा बनता जा रहा है लगातार, कार्यपालिका और न्यायपालिका की टकराव की स्थितियां बहुत बार आती है, बहुत बार ये स्थितियां बनती है और लगता है कि ये क्या हो रहा है। हर चीज की कई बार आती है कि न्यायालय खुद के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के समीक्षा की बात कर रहा है, कई बार सरकार और सरकार से जुड़े पक्ष ये कहने लगते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, हमें तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा सब कुछ। तो इन सब स्थितियां भी नहीं बने, उसमें लगता है कि महाधिवक्ता महोदय की कुछ भूमिका होनी चाहिए, चीजें ठीक हो। ये आप ठीक कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, परंतु ये बहुत ज्यादा स्थिति नहीं है, उसका प्रचार ज्यादा होता है। फिर भी हमने ये बनाया है कि जब कभी भी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की, क्योंकि किसी जज को पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये वो भी कोई बात को दुखी होकर किसी के बारे में बुलाता है, ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हमने ये सब प्राथमिकता रखी है। और अब आप देख रहे हैं कि आजकल आपको महीने 1.5 महीने में ये स्थिति देखने को नहीं मिली होगी कि किसी न्यायालय में वकील नहीं पहुंचा। अच्छा, हर मामला, नियुक्ति हो रही है, शिक्षक की नियुक्ति है, न्यायालय में चले गया, यहां तक कि नगर निगम में स्वीपर की भर्ती हो रही है, न्यायालय में चले गया, सरकार ने निर्णय किया कि हमें चावल बांटने हैं, हमें गेहूं बांटने हैं, हमें साड़ी बांटनी है, न्यायालय में चले गया। हर मामला न्यायालय में चला जाता है और न्यायालय में उलझ करके रह जाता है। जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जिसको हित मिलने वाला है, उसको मिल नहीं पाता और मामले उलझ कर रह जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए लिटिगेशन भी बढ़ता है। हर आदमी अपने छोटे से एडवांटेज को लेकर भी न्यायालय में जा सकता है। दूसरा, कई दफे टेक्निकल पॉइंट पे स्टे हो जाते हैं। इसीलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि अवमानना याचिका निस्तारण कराने के साथ साथ दूसरा प्रयास यह किया जाएगा कि जो नए नए अपॉइंटमेंट करने की बेंच केसेज हैं उनको जल्दी निस्तारण कराया जाए, जिससे लोगों को, युवक को नौकरी भी मिलेगी और सरकार को भी काम करने वाले आदमी मिलेंगे और न्यायालय में उसका जो अम्मार लगा हुआ है
कई मामलों में तो ये देखने आया, बहुत बड़े मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं या अतिक्रमणों के मामले हैं। एक बार कोर्ट से स्टे हो गया, उसके बाद में सालों तक चले जा रहे हैं। आदमी रिटायर हो जाता है नौकरी करके, तब तक उसके भ्रष्टाचार के मामले का निर्णय नहीं हो पाता। पूरी पीढ़ी गुजर जाती है, अतिक्रमण करके प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, नगर निगम और यहाँ की स्थानीय निकाय बेचारे कोर्टों में घूमते रहते हैं, निर्णय नहीं होता, स्टे के अंदर चलते रहते हैं। तो लगता है कि ये जो एक शील्ड बन जाती है कई बार न्यायालय की गलत लोगों को, वो भी टूटनी चाहिए। उसके लिए आप लोग कुछ योजना बनाए? हाँ, उसके लिए हमने बनाया है और हम ये भी कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट केस डिसाइड हुए हम अपने आप कैविएट फाइल कर देंगे, ताकि उसकी सुनवाई के पहले हमको भी सुना जाए, वो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस स्थिति में सरकार का पक्ष भी न्यायालय के सामने आ जाएगा। इससे इंटरिम रिलीफ या बीच में हर्डल आने वाली बात है वो कम हो जाएगी। भार जो बढ़ रहा है न्यायालयों में, उसको लेकर के कई बार टिप्पणियां आती है। छोटा सा मामला है, उदाहरण आज एक केस मेरे पास आया, दिन में मैं देख रहा था, रिको के एक चपरासी का मामला है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट जाया है, डीबी से यहां पर उसमें बाकायदा कोष्ट लगा करके राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, फिर चले गए। छोटे छोटे मामले जिसके अंदर किसी को लाख रुपए की रिलीफ मिलनी है, किसी को 2 लाख की रिलीफ मिलनी है, उसमें लाखों रुपए की फीस दे करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जा रहा है। गरीब एक चपरासी लेवल का आदमी बेचारा परेशान हो रहा है और न्यायालय आखिरकार ये टिप्पणी करता है कि साहब आपकी इन हरकतों के कारण से हमारे यहाँ काम का बर्डन बढ़ रहा है, आप अनावश्यक सरकार का पैसा भी खर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ काम भी बढ़ा रहे हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक चेक लगना चाहिए। इसलिए अब हम विचार कर रहे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से अपील होगी, ये प्राइवेट लिटिगेंट अपना करे, परंतु सरकार की तरफ से जो अपील होगी उसको पहले डीएलजी देखेगा कि उसमें करना उचित है या नहीं है। ये बात नहीं है कि जो सारे निर्णय हुए हैं वो सरकार के खिलाफ हुए हैं, वो बिल्कुल सही है, परंतु यदि उनमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें लड़ने में कोई फायदा नहीं है, तो हम ये इंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं कि बिना मतलब की कोई अपील नहीं की जाए। बहुत लिटिगेशन सरकार की तरफ से लगातार होता रहता है, तो फिर एक मानसिकता बन गई है सरकार के, जो स्पेशली जो वहां का विधि विभाग होता है, जो HLA, ALRs और जो ये लेवल पे हर चीज में लिख देते हैं अपील करना उचित होगा, और परिणाम ये होता है कि वो केस खत्म नहीं हो पाता। गरीब आदमी, क्योंकि यहाँ तो सरकार लड़ रही होती है, सरकार लड़ रही हो तो खुदा लड़ रहा होता है, और उस गरीब आदमी को अपना फीस इंजाम करके अपील पे अपील उसको सामना करना पड़ता है। ये स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, अभी 4 दिन पहले हमारे एक डीएलजी साहब ने कहा कि इसकी अपील करने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट प्रेस किया, उसने मना कर दिया कि मैं इसकी अपील नहीं करता। ये लोढ़ा साहब है, महाधिवक्ता महोदय से हमारा संवाद जारी है। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर लोढ़ा जी को जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक। लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। सब मुझे बचा लीजिए। दिव्या गहरे सदमे की शिकार है। ऐसी लड़की के ऊपर क्या भरोसा किया जाए? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कलेक्टर के हाथ भी कानून से बंधे होते हैं माया। अब जो भी करना है मैं करूंगी। कलेक्टर साहब सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ रीमरुधरा पर। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix 100 और एक राइड मिलेगी। TVS Phoenix 125, अब लाइफ का गियर बदलो। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलिए। लाइए PCM का अचार मसाला और नींबू अचार मसाला। PCM मसाले। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार,
कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। 3 दिन से पानी नहीं आया। पानी का ट्रक आया क्यों नहीं? अब हमारी कौन सुनता है? मैं बनूंगी आपकी आवाज। छोड़ूंगी नहीं इसे। हम इतनी आवाज उठाएंगे कि वो हमें सुन सके। हम जीत पाएंगे क्या? हम जरूर जीतेंगे। सपेरा सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ दी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। रोड़ा जी, कुछ अपने बारे में बताइए। बहुत लंबा आपका अनुभव रहा, जोधपुर के रिनाउंड आप एडवोकेट के तौर पे हैं। क्या आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने अभी पूछा था कि महाधिवक्ता जो सरकार कहती है वो करता है, ये रिपोर्टेड केस है। 8-2 साल पहले का एक्सपीरियंस, महीने 2 महीने का एक्सपीरियंस, उसको बोनस मार्क्स देके अपॉइंटमेंट करने की बात आई, करने मना कर दिया। कुछ अपॉइंटमेंट हो गए थे, रोक दिया सरकार ने। जब ये खलबली मची तो उसके बाद में रिटो हुई। रिटो में मैंने ये कहा था कि यदि इस प्रकार की कैबिनेट भी डिसीजन लेता है तो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यदि 5 साल पहले 1 महीना 20 दिन का कोई एक्सपीरियंस है और उसको आप बोनस मार्क्स देके अपॉइंट करते हैं, इट इज नॉट राइट थिंग। और न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि मिस्टर डबल जी हैज सेड सो एंड ही एप्टली सेड सो। रोड़ा जी, एक सवाल मैं आपसे, बतौर एडवोकेट, लंबा आपका अनुभव, सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स में से आप हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करूं तो जितना आप आज की तारीख में सरकार के महाधिवक्ता बनकर के आपको सरकार की तरफ से मानदेय मिल रहा होगा, उससे कई गुना की आपकी प्रैक्टिस थी। सरकार, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सरकारी एडवोकेट्स की जो पोजीशन है, कोई वरिष्ठ वकील क्यों बने? क्या कहना है आपका इस बारे में? जिस तरीके से कहने को पोस्ट बहुत बड़ी है एडवोकेट जनरल, लेकिन जिस तरीके की सैलरी, जिस तरीके के बेनिफिट, जिस तरीके के भत्ते आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आदमी, मुझे नहीं लगता कि कोई सीनियर एडवोकेट अपनी स्वेच्छा से, ठीक है राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता हो सकती है, तो आदमी आ जाएगा। बाकी अपने जिस लेवल के फाइनेंशियल लॉसेज आज की तारीख में मुझे लगता है कि एडवोकेट बनकर के, एडवोकेट जनरल बनकर के आपको होने वाले हैं, क्यों करेगा कोई? कुछ इसमें दशा सुधरनी चाहिए। ऐसा है, इस स्टेज पे आने के बाद में मनी कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। अच्छे वकील जज कैसे बनते हैं? उस समय उनकी इनकम 4 गुनी 5 गुनी होती है, फिर भी वो, क्योंकि औहदा है, समाज में उसकी इज्जत है। ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। और मैं समझता हूँ कि इस उम्र में आके और इस स्टेज के आने के बाद में मनी मैटर इज नो कंसिडरेशन बट स्टेटस इज ए कंसिडरेशन। अब कहा जाता है, आपको बड़ा पुरानी है कि ईमानदारी रखने के लिए पेट भर के मिलना चाहिए। आप ठीक है, प्रैक्टिस रही, एक अच्छा आपका अनुभव रहा, आपने पर्याप्त पूरा जीवन सेटल कर लिया, बच्चे तक सब सेटल हैं। लेकिन जो नई टीम आई है, डिप्टी एडवोकेट हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, बहुत कम फीसेज है। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े ओहदे हम दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले हम उसे क्या दे रहे हैं? जो त्याग करके आ रहा है, आखिर उसका स्टेटस भी बना रहना चाहिए, उस पर ओहदे की अहमियत भी बनी रहनी चाहिए। कहीं इन सब चीजों पर भी चर्चा होनी चाहिए, सरकार विचार करे। चर्चाएं होती है। आपको मालूम होगा कि 2010 में रिवीजन ऑफ रिटेनरशिप हुआ था, फिर 2012 में हुआ। हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद में ये रिवीजन होता है। और जो इस पोस्ट पे आते हैं, विशेषकर महाधिवक्ता या उप महाधिवक्ता के लिए लेके हैं, तो वो मनी के लिए नहीं आता, वो सोच के आता है कि मुझे एक न्यायिक काम करना है और मेरा इससे स्टेटस बनता है। मनी मैटर इज नो कंसिडरेशन। आपके पास टीम बहुत अच्छी आई है, 9 लोगों की। आप उठा के देखें, राजस्थान के क्रीम जो लोग हैं, यंग भी हैं, अनुभव भी है, बहुत भी है। तो अब ये जो इतने बेहतरीन घोड़े आए हैं आपके उस मैदान में उतारेंगे कैसे? इनको क्या प्लान आपका है उनको लेकर के? सबको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इंचार्ज बनाया है, ताकि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहे कि जिसको अनरिप्रेजेंटेड रहे। सारे डिपार्टमेंट, सारे अतिरिक्त महाधिवक्ताओं में डिवाइड कर दिए, उनके सारे इम्पोर्टेंट केसेज वो लड़ेंगे। न्यायालय के अंदर
कई बार जो दृश्य देखने को मिलता है, सामान्यतः ये होता है कि कोर्ट की मंशा कुछ होती है, कोर्ट की मंशा के अनुरूप महाधिवक्ता खड़े होते हैं, अपनी तरफ से कुछ आश्वासन या रिप्लाई देना पड़ता है, स्थितियां ऐसी होती है। बाद में उनकी कही बात को सरकार ऑनर नहीं करती। कई बार स्थितियां ये देखने को मिली है कि बाकायदा सरकार के जो अधिकारी मौजूद है उन्होंने कहा नहीं सब ये जो महाधिवक्ता महोदय की राय होगी, हमारा ये इसके अंदर पक्ष है। वो स्थितियां भी कई बार बड़ी दुखद देखने को मिलती है। ये स्थितियां नहीं बने, उसको लेकर कुछ करेंगे? ऐसा है, अब जो महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता है वो सभी इंस्ट्रक्शन लेके होमवर्क करके फिर जाते हैं। मैं आपको आज भी बताऊं कि जितनी आज की तारीख में भी जो ड्राफ्टिंग हुआ है, ऑफिसर इंचार्ज को बैठा के, दिखा के, समझा के, उसके सारे व्यू पॉइंट समझ के उसको करेक्ट भी करवा के फिर बनाए। तो स्थितियां मतलब आगे से ये हालात देखने को नहीं मिलेंगे, उम्मीद यही करते हैं। लोढ़ा जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा इस सारे मसले में लेकर के, क्या हम ये मान करके चलें कि पिछले सालों में जो होता रहा कि सरकार कोर्ट में खड़ी दिखती थी, हर जगह न्यायालय यहां तक कहता था कि अराजकता का राज है, कहीं कानून का राज नहीं है, वो स्थितियां अब नहीं बनेगी। सरकार का ठीक ढंग से पक्ष न्यायालय के सामने आएगा और न्यायालय का जो पक्ष है वो ठीक ढंग से सरकार तक पहुंचेगा और पालना हो पाएगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि सारी परिस्थिति गरिमा में दृष्टि से न्यायालय में रखी जाए, और यदि न्यायालय ने कोई सुझाव भी दिया है तो उसका सरकार भी पूरा मनन करे और उसके बाद में जो उचित बात हो वो उसका निस्तारण किया जाए। महाधिवक्ता कार्यालय केवल ऑर्नामेंटर नहीं रहेगा, अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जरूरत पड़ी तो स्टेट को ये भी कहेंगे कि नहीं ये उचित नहीं है, और यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय को भी ये कहेंगे कि आपका व्यू पॉइंट दूसरा हो सकता है, पर हमारे रेस्पेक्टफुल सबमिशन में इट रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन। यह है राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता महोदय लोढ़ा जी, और हम भी यह आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो सेतु की इनकी भूमिका है वो ठीक ढंग से रहेगी, और जो टकराव के हालात कई बार बनते हैं वो नहीं बनेंगे। आज संवाद में इतना ही, अगली बार किसी अन्य मेहमान के साथ हम करेंगे संवाद। धन्यवाद। प्रायोजक हैं स्पार्कल फैमिली टूथपेस्ट और टीवीएस एक्सेल सुपर। फरवरी के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। साथिया तूने क्या किया? कल दोपहर 3:30 बजे तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के साथ, सलमान खान के साथ। हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने के बाद अब राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की अरविंद केजरीवाल सरकार की सिफारिश नामंजूर करते हुए विधानसभा निलंबित करने की सिफारिश कर दी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आज भरतपुर संभाग में 7वां दिन है, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करौली और गंगापुर सिटी के कई जगहों पर जनसुनवाई की और लोगों से रूबरू हुई। वहीं राज्य ने जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का वादा भी किया और अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। करौली में मुख्यमंत्री राजे की सभा में लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। जो लोग अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सके उन लोगों ने सभा स्थल पर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपसी फूट सतह पर आ गई है। करौली सर्किट हाउस में पहुंचे शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते और गाली गलौज करते नजर आए। कोटा में एक नाबालिग के साथ 2 बार दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ पहले दोस्त ने रेप किया, फिर रास्ते में कोचिंग संचालक ने लड़की को अगवा किया और कोचिंग ले जाकर बंधक बनाकर दूसरी बार दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोयला घोटाला मामले में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानी आईएमजी ने 29 ब्लॉक्स का आवंटन रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इनमें कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल का ब्लॉक भी शामिल है। आईएमजी ने रायगढ़ में कंपनी के गिरे पलमा 4/6 कोल ब्लॉक को रद्द करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आईएमजी ने एसआर पावर के चकला, हिंडाल्को और टाटा पावर के ट्यूब, एसआर पावर के अशोक करकट्टा, एसकेएस इस्पात के फतेहपुर,
मोनेट इस्पात के राजमगरा, अदानी पावर के लोहारा और लोहारा वेस्ट ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की भी सिफारिश की है।